हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के सेकेंड पार्ट के कंसेप्ट अराउंड। पहले पार्ट में हमने डेंसिटी, प्रेशर, इन सारी चीज़ों को समझा है। इस पार्ट में हम बायनेंसी को समझेंगे, साथ ही साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटेड टॉपिक्स को। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं बायनेंसी की। अब बायनेंसी क्या होता है, टॉपिक की शुरुआत ही हम कर रहे हैं बायनेंसी या फिर बायनेंट फोर्स है। देखो, बायनेंसी एक टेंडेंसी है जिसमें क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में हम डालते हैं, कोई भी डेंसिटी की लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को डाला जाए तो वो एक बायनेंट फोर्स फील करती है और इस टेंडेंसी को हम कहते हैं बायनेंसी। अब ये बायनेंट फोर्स क्या है वो मैं बताता हूँ। सपोज यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि पानी में ये आइस क्यूब मैंने डाल रखा है। ठीक है, अब पहले अगर पानी यहाँ पे पानी था, ठीक है, तो कुछ एक हाइट थी उसकी बॉटम से, राइट, बॉटम से कुछ एक हाइट थी एच पे। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने आइस क्यूब डाला तो क्या होगा, तो इसके लेवल जो है वो बढ़ जाती है। ये तो कॉमन सेंस है हमारा, कहता है कि लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये लेवल बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, जो इस आइस क्यूब की एक्स्ट्रा वॉल्यूम है उसको इसमें फिट होना है, इसीलिए वाटर की लेवल बढ़ जा रही है। ओके, अब देखो, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को डाला अंदर तो यहां से क्या हुई, जो इस वॉल्यूम की जितनी पानी थी वो बाहर निकल के आ गई। ठीक है, मतलब क्यूब के, एक छोटे से आइस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर जितनी पानी थी वो बाहर निकल के आ रही है। क्यों? ताकि वो जगह बना पाए। अब जैसे बाहर निकल के आ रही है तो बाकी के जो लिक्विड्स है इस स्पेस को फिल करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर फोर्स एक्सर्ट करते हैं ताकि वो उस स्पेस को फिल कर पाए। जितनी पानी बाहर निकली उस स्पेस को वो फिल कर पाए, राइट। और इसी फिल करने के चक्कर में इस ऑब्जेक्ट पे लगती है एक अपवर्ड फोर्स जिसे हम क्या कहते हैं, बायनेंट फोर्स, राइट। और इसी टेंडेंसी को कहा जाता है, लिक्विड की इसी टेंडेंसी को कहा जाता है बायनेंसी। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, इट डिस्प्लेसेस द फ्लूइड एज अ टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब कि यहां से जो पानी निकली तो ये इस वाले जगह से पानी निकल गई, अब बाकी के लिक्विड है इसे रीगेन करना चाहते हैं, राइट। नाउ ड्यू टू दिस अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द बायनेंट फोर्स। एंड और इसी टेंडेंसी को कहा जाता है क्या, बायनेंसी। ठीक है, अब देखो, अब अगर पूछोगे कि सर यहां से पानी कितना निकला, राइट, अगर मैं लिक्विड की बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट जो मैं अगर डालूं तो मैं क्या पता कर सकता हूं कि कितना लिक्विड यहां से निकल सकता है? बिल्कुल पता कर सकता हूं। कैसे? तो बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो बायनेंट फोर्स, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो इस बायनेंट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसे हम लिखते कुछ इस तरह, VI ρ L G। अब ये VI क्या है, VI है वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, IMM होना चाहिए। ठीक है, IMMER, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये रो एल क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी तो आपको पता ही है क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द बायनेंट फोर्स, और इसे हम FB भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम पता लगा सकते हैं तो वो कैसे लगाएंगे पता। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड at rest, okay, it loses some of its weight.
ठीक है, कुछ वेट ये लूज करती है। ओके, नाउ द लॉस इन वेट इफ द बॉडी इज इन लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखो एक सपोज कर रहा हूं, एक कंटेनर लिया हूं मैं जहां पे क्या है, भरी हुई है लिक्विड से। ठीक है, लिक्विड से भरी है। अब क्या होगा कि अगर मैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट डालूं, ठीक है, ऊपर से मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये जगह बनाने के लिए क्या करेगी, यहां पे लिक्विड जितना है, जैसे पिछले वाले केस में देखा था क्या हो रहा था, लिक्विड यहां से निकल जा रही थी, मतलब कि यहां से बाहर आ रही थी, राइट। यानी कि ये जगह बनाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट ने जगह बनाने के लिए क्या किया कि जो पहले से मौजूद यहाँ पे लिक्विड थी उसको कुछ अमाउंट डिस्प्लेस कर दिया, राइट, अपने प्लेस से कुछ अमाउंट डिस्प्लेस कर दिया। क्या, कितना अमाउंट डिस्प्लेस किया, तो जितनी इसकी एक्चुअल वॉल्यूम है जो कि पानी के अंदर है, या फिर सॉरी जो कि लिक्विड के अंदर डूबी हुई है, उतना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस होगा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स्ड है, उतने सेम अमाउंट के वॉल्यूम का जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट है और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है, तो कभी कभी ये हो सकता है कि पूरा का पूरा ही डिसॉल्व हो जाए, या फिर पूरे की पूरी डूब जाए, या फिर कभी हो सकता है कुछ पार्ट तैर रही हो तो कुछ पार्ट डूबी हुई है, तो जितनी डूबी हुई पार्ट है उतना का वॉल्यूम ही ये लिक्विड डिस्पर्स करेगा। ठीक है, अच्छा ये आ जाती है दूसरा कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में कब डूब सकती है, कब उस पे तैर सकती है। तो ठीक है, ये नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि लॉस ऑफ वेट, राइट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड के अंदर हम डालते हैं तो उसकी वेट में है थोड़ी सी लॉस होती है। वो जो वेट लॉस है वो किसके बराबर होगी, ये हम पता करेंगे। तो देखो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स्ड हो रही है, अगर मैं इसे क्लियर करके बताऊं आपको, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स हो रही है तो इसके नीचे क्या लग रही है, दैट इज द वेट, राइट। और भी अच्छे से अगर समझाऊं मैं तो एरो इस तरफ देता हूं, ठीक है, ये तो इसकी वेट लग रही है नीचे, और ऊपर से नीचे की ओर से क्या लग रहा है, दैट इज द बायएंड फोर्स। ठीक है, बायएंड फोर्स लग रहा है। तो देखो, अगर मैं इसे लिक्विड में ना रख के जस्ट एक वेइंग मशीन पे रखूं, ठीक है, एक वेइंग मशीन है ये, इसमें हम वेट मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसी क्यूब को रखता हूं, इसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं, तो यहां पे सिर्फ मुझे मिलेगा क्या, वेट। ठीक है, लेकिन यहां पे एक अपोज करने वाला बाइंड फोर्स भी है। तो अभी जो नेट फोर्स होगा, अगर मैं लिखूं नेट फोर्स वो क्या हो जाएगा, दैट इज W माइनस FB, दैट इज बायएंड फोर्स। तो ये हमारा नेट फोर्स हो रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम से पता करो, देखो नीचे लग रही है क्या, वेट, और ऊपर लग रही है क्या, बायएंड फोर्स। वेट भी तो एक फोर्स है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वेट हमें पता चलती है। ठीक है, और ऊपर लग रहा है क्या, बायएंड फोर्स। तो नेट फोर्स जो होगा, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम से बात करूं तो वो इस तरह होगा, W माइनस FB। और पहले कितनी थी, सिर्फ अगर उसे वेइंग मशीन में रखता था तो उसकी W थी, तो पानी में आते कितनी होगी, W माइनस FB। मतलब कुछ एक अमाउंट माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या, वेट लॉस हो रहा है, राइट। तो ये जो नेट फोर्स है ये क्या है, ये लॉस इन वेट है। लॉस इन वेट इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, लॉस इन वेट इसको मैं लिख सकता हूं। और बायएंड फोर्स भी यहां से निकाल सकता हूं, कैसे कि सपोज जो वेट लॉस हुआ उसको हम लिखते हैं WL, दिस इज द लॉस, कितना वेट लॉस हुआ, ठीक है, माइनस जो रियल वेट है। ठीक है, अगर उससे मैं करूं तो सॉरी नॉट माइनस, W माइनस WL है ना,
W माइनस WN, ठीक है, FB को इधर ले आया और वेट लॉस को उधर ले गया, तो W माइनस WL इक्वल्स टू बायेंड फोर्स, ये हमें मिल जाएगा। तो बायेंड फोर्स हमें मिल गया। अब बताता हूं वेट लॉस क्या होगा। वेट लॉस जो होगा वो किसके बराबर होगा? वेट लॉस ऑफ द ऑब्जेक्ट will be equals to weight of the liquid dispersed or displaced. Displaced, ठीक है। तो जितना वेट लॉस होगा वो किसके बराबर होगा कि कितने वेट की लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हुई है, उतना ही इसका वेट लॉस होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे मैं बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। अब बारी आती है लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। तो जैसे कि मैं बताया था, अगर मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने समझ लिया है तो अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन समझना बहुत ही आसान है, ठीक है, क्योंकि हमें वेट लॉस होती है इसके बारे में पता चल गया है, ठीक है। अब देखो कैसे हम पता करते हैं कि देखो यहाँ पे 3 केसेस है कि कब एक ऑब्जेक्ट जो है वो डूब सकती है, यानी कि टोटली सिंक हो सकती है, कब फ्लोट कर सकती है और कब ना तो सिंक करेगी ना ही फ्लोट करेगी, बट बीच में कहीं किसी लेयर पे जाके रुकेगी, राइट। ऐसा कब होगा ये हम समझते, ठीक है। अब देखो ये लॉ क्या बताता है? इट लॉ स्टेट्स दैट द बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स पार्ट ऑफ द बॉडी इज एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन द ट्रू बॉडी वेट, ठीक है। तो देखो इस पे हम आते, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी डेंसिटी को मैं कंसीडर कर रहा हूं ρ1, दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ρ2 मैं कंसीडर कर रहा हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड को, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मैं क्या कंसीडर किया? ρ2। अच्छा, कोई अगर फ्री बॉडी डायग्राम से मैं बताऊं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर से क्या लग रहा है? वेट, और नीचे की ओर से ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? दैट इज द बायेंड फोर्स, राइट, FB, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा? देखो ये फोर्स भी क्या है? दिस W वेट क्या है? M इंटू G है, राइट। मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अगर मैं करूं तो यानी कि ρ1 इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू इंटू G, ये मैं लिख सकता हूं। दिस इज W, राइट। और यहां पे FB को मैं W प्राइम लिखता हूं, ठीक है, W प्राइम लिखता हूं। चलो FB के जगह पे W प्राइम लिखता हूं, तो W प्राइम क्या है? बायेंड फोर्स है, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड को हमने कैसे लिखा था? ρ2 G इंटू V किसका? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को लिखा, ठीक है, ρVG। अच्छा ठीक है, फिर से वैसे ही लिख देता हूं, ρ2VG, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब देखो क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ वेट कैसे निकालेंगे कि इन दोनों का अगर मैं नेगेटिव करूं, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, तो मुझे मिलेगा क्या? लॉस ऑफ वेट। तो लॉस ऑफ वेट, और इसे हम ऑब्जर्व्ड वेट भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वेट भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? W माइनस W प्राइम और W डैश, ठीक है। तो अगर मैं V और G सिमिलर है तो सिंपली मैं लिख सकता हूं VG को कॉमन लेके ρ1 माइनस ρ2, ठीक है, ρ1 माइनस ρ2। अब अगर ऐसा हो कि ऑब्जर्व वेट अगर पॉजिटिव में आए, ऐसा कब हो सकता है? ऑब्जर्व वेट पॉजिटिव में कब आ सकता है? जब ये ट्रू वेट W डैश, दैट इज द अप थ्रस्ट और बायेंड फोर्स से ज्यादा हो, राइट। तो इफ W इज ग्रेटर देन W डैश, if W is greater than W dash, then observed weight क्या हो जाएगा? observed weight क्या आ जाएगा? W माइनस W dash, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा, राइट, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या है? ट्रू वेट ज्यादा है W डैश से, तो तब क्या होगा? तब जो होगा वो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, राइट, ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा।
ठीक है, इसका भी एक मैं रीजन बताता हूं। जब ऑब्जर्व्ड वेट पॉजिटिव हो रहा है मतलब क्या, ट्रू वेट ज्यादा है। ट्रू वेट ज्यादा है मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड के डेंसिटी के कंपैरिजन में। लिक्विड के डेंसिटी से जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए वो सिंक हो रही है। समझा? इसके मतलब क्या हो रहा है, जो ρ1 है उसकी डेंसिटी ज्यादा है ρ2 से। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी डेंसिटी ρ1 और ρ2 बराबर की है, मतलब इसकी लिक्विड की डेंसिटी है ρ2, हर ऑब्जेक्ट का लिखा, ठीक है, और इसकी डेंसिटी है सपोज ρ1, और यहां पे क्या है, ρ1 इज लेस देन ρ2। ठीक है, अगर ρ1 लेस देन ρ2 हुआ तो क्या हो जाएगा, तो ρ2 वाली मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये बड़ी है, इसका मतलब कि एक नेगेटिव साइन आएगा, तो ऑब्जर्व्ड वेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड वेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। तो जब ऑब्जर्व्ड वेट नेगेटिव में आए इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगी। जब डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है ऑब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट क्या है, उस लिक्विड में, उस पर्टिकुलर लिक्विड में फ्लोट करेगी। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोटेशन। अब बारी ये होती है कि अगर दोनों की डेंसिटी, दोनों की क्या है, डेंसिटी इक्वल है, ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी क्या है, ρ2, यानी कि ρ1 ρ2 बराबर है। अब क्या होगा, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो, तो ऑब्जर्व्ड वेट कुछ आएगा ही नहीं, ऑब्जर्व्ड वेट जीरो आएगा, मतलब बाहर भी जितनी वेट थी अंदर भी इतनी ही वेट रहेगी, राइट। तो इस केस में क्या होगा, ना ही वो फ्लोट करेगा, ना ही बिल्कुल नीचे पे एकदम बेस पे वो सिंक करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बीच में कहीं वाटर के लेयर्स में रहेगा, राइट। सो दिस इज नॉट अ सिंक नॉर अ फ्लोट, ठीक है, नॉर फ्लोटिंग। तो ये थे 3 केसेस इन लॉज ऑफ फ्लोटेशन। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटेशन की। जैसे कि हमने अभी लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़ा कि कब बॉडी फ्लोट हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, ठीक है। वैसे ही अगर बॉडी फ्लोट हो रही है तो उसके इक्विलिब्रियम के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होते हैं तो एक बॉडी क्या है, वो फ्लोट करेगी। पहला कंडीशन क्या है, अ बॉडी कैन फ्लोट इफ द वेट ऑफ द लिक्विड displaced by the immersed part of the body must be equal to the weight of the body। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वो ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ द बॉडी, अगर ऐसा हुआ तो वो फ्लोट कर सकती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ाई है पिछले वाले केस में। दूसरी क्या बात है, अ बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ बायंसी मस्ट बी अलोंग द सेम लाइन। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमें पता है, सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर यहां पे एक लिक्विड है, इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की सेंटर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, तो इसकी सेंटर पे हमने क्या कहा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वैसे अर्थ के अराउंड सेंटर ऑफ मास, अगर कोई रेगुलर शेप्ड बॉडी है तो उसकी सेंटर ऑफ मास से ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट पे लाई करती है अराउंड द अर्थ। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जा रहे हो तो ये ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग होती है, ठीक है, बट अभी के लिए अर्थ पे ही है, ठीक है। तो यहां पे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर से काम कर रही है। अब सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, सेंटर ऑफ बायंसी है, ये है कि इसने, ऑब्जेक्ट ने जितना पानी डिस्प्लेस किया, ठीक है, जितना पानी डिस्प्लेस किया, तो कितना इसको अपनी जगह भरने के लिए सपोज करते इतना पानी इसने डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो उस डिस्प्लेस्ड वाटर या फिर डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसे हम सेंटर ऑफ बायंसी कहेंगे, ठीक है। तो जब दोनों एक लाइन में होगा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी अगर सेम लाइन में होगी या फिर सेम पॉइंट पे लाई करेगी, तभी एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकती है। सिंपल सी बात है। तीसरा क्या कह रहा है, द बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज वर्टिकली बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, ये हो गया क्या, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ एंड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज अबव द सेंटर ऑफ द बायंसी। मतलब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है CG और ये है सेंटर ऑफ बायंसी, तो ये कौन सा केस हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये सेंटर ऑफ बायंसी हो और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम,
राइट। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि वहां पे बॉडी स्टेबल नहीं है, वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट के अगर थोड़ी सी भी उसे फोर्स मिले तो उस पोजीशन से वो हट के वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहेगी। ठीक है, तो ये थे 3 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटेशन। अब बारी आए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब आपको समझ में आता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का आपस का फोर्स। ठीक है, अब ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक है कोहेसिव फोर्स, एक है एडहेसिव फोर्स, और फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर कई मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस का जो फोर्स है उसे कहते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बारी आती है कोहेसिव फोर्स की। ठीक है, 2 पार्ट है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग्स द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस। जब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के आपस का जो फोर्स है, बीच का जो फोर्स है, उसे हम कहेंगे क्या, कोहेसिव फोर्स। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सारे ही इसके एग्जाम्पल है। मतलब कि अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में देखो तो सॉलिड की शेप और साइज मेंटेन्ड रहती है, राइट। आपने एक क्यूब उठाया, उसको आप क्या देख रहे हैं, ये हमेशा क्यूब ही है, राइट, ये क्यूब ही है। क्यों ऐसे क्यों है, वो हार्ड क्यों है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हार्ड क्यों होती है, क्यों, क्योंकि इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके आपस में फोर्स जो है वो काफी ज्यादा है। तो इस तरह के फोर्सेस क्या है, मॉलिक्यूल्स ये दोनों एक ही सब्सटेंस का है। ठीक है, अगर ये सपोज करता हूं ये वुडन है, वुडन बॉक्स है, ठीक है, या फिर आयरन बॉक्स है, तो आयरन के ही मॉलिक्यूल्स है सारे, है ना, आयरन के ही मॉलिक्यूल्स है। तो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के आपस बीच का फोर्स जो है उसे क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। अब एडहेसिव फोर्स मतलब क्या आ जाती है, एडहेसिव फोर्स मतलब सब्सटेंस चेंज हो गया लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, उसे हम कहेंगे क्या, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एडहेसिव से ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए जो फेविकॉल या गम हम यूज करते हैं, राइट। इससे क्या होती है, आप दोनों एक पेपर लो, पेपर के ऊपर क्या लगाते हो, आप गम लगाते हो, राइट। फिर गम मतलब आंसू वाला नहीं, ठीक है, गम जो फेविकॉल वगैरह होती है, ठीक है। अब उसके ऊपर आप अगर आपको एक फोटो चिपकानी है तो क्या करेंगे, पहले गम लगाएंगे फिर उस पर फोटो चिपका देंगे। क्यों ये फोर्स हुआ, क्यों ये चिपक के रहेगी, क्योंकि ये जो गम लगाया हमने इसका एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, और ये पेपर का मॉलिक्यूल होगा, राइट। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से वो चिपक के रहेगी। ठीक है, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी वजह से वो चिपक के रहेगी। इसलिए आप देखना, अगर आप पानी जमीन पे गिराते हो तो क्या होती है, जमीन गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, राइट। आपने पानी गिराया तो जमीन क्या है, गीली रहेगी, वेट हो गई। क्यों वेट हुई, क्योंकि जो फ्लोर के मॉलिक्यूल्स है, फ्लोर के या फिर सीमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, फ्लोर सीमेंटेड है सपोज, तो सीमेंट की जो मॉलिक्यूल्स है और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस, दैट इज द एडहेसिव फोर्सेस। और इसी एडहेसिव फोर्स की वजह से वाटर जो है उस पे रह जाती है। ठीक है, अब देखो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा छोटा सा रिलेशन है। क्या मैं बताता हूं, अगर कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो एडहेसिव फोर्स कम होगा। कैसे, देखो सिंपल से अगर मैं बात करूं, एक पानी, अगर एक लिक्विड है उसको आप डाल लेते हो फ्लोर पे, या फिर आप सपोज करते हो आपके टी शर्ट में आपने एक लिक्विड गिरा लिया गलती से, तो क्या होगा कि वो फैल जाएगी, राइट। वो लिक्विड का स्टेन रह जाता है ना, उसकी दाग रह जाती है, स्टेन रह जाता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड और आपके कपड़े या फिर कॉटन जो भी आपका कपड़ा है उसके बीच के, दोनों के बीच के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का फोर्सेस है, राइट। वही अगर आप एक आयरन का छोटा सा बॉक्स अगर गिरा के देखो तो क्या वो चिपक के रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसके बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्स जो है वो काफी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू एडहेसिव फोर्स। मतलब आयरन के मॉलिक्यूल और मेरे टी शर्ट यानी कि कॉटन के मॉलिक्यूल के बीच में एडहेसिव फोर्स कम है एज कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स, इसलिए ये चिपक नहीं पा रही है ना। बट अगर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के कोहेसिव फोर्स से ज्यादा क्या है, एडहेसिव फोर्स, इसलिए वो चिपक जा रही है, राइट। अगर मैं बात करता हूं मरकरी की, एक क्वेश्चन बहुत ही आता है, लाइक बोर्ड वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है कि मरकरी
एक फ्लोर को वेट नहीं करती है, बट वाटर कैन वेट अ फ्लोर इजीली। ठीक है, वाटर वेट कर सकती है बट मरकरी नहीं कर सकती। अगर आप कभी मरकरी से खेले होगे या फिर मरकरी आपने देखा होगा, तो मरकरी एक्चुअली क्या है, Hg, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है जस्ट लाइक ए लिक्विड है, मतलब इट कैन फ्लो, राइट। ये मरकरी अगर आप कभी अगर आपने लैबोरेटरी में देखा होगा, वैसे तो मरकरी काफ़ी डेंजरस होती है, इसे केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है, राइट। बट फिर भी अगर थर्मोमीटर्स पे, मैं बचपन में क्या किया करता था, थर्मोमीटर से मरकरी को निकाल के, बट ये आप ट्राई मत करना, ये मत बताना कि सर ने बताया है तो हम ट्राई करेंगे। तो थर्मोमीटर से मरकरी को निकाल के मैं खेला करता था, ठीक है। तो उसकी एक अजीब सी प्रॉपर्टी है कि वो ना जस्ट लाइक ए बॉल वो घूमते रहेगी, राइट। उसकी एडहेसिव फोर्स जो है AD, जो एडहेसिव फोर्स है वो बहुत ही कम है एज कंपैरिजन टू वाटर। तो वाटर की एडहेसिव फोर्स मरकरी से ज्यादा है, इसीलिए वो फ्लोर को वेट करती है और मरकरी नहीं कर पाती है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन है क्या? देखो, लिक्विड्स क्या है ना कि अगर कम जगह पे, अगर छोटे से जगह पे कोई लिक्विड है, जैसे कि एक वाटर ड्रॉपलेट हो गया या फिर एक ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर का जो सरफेस है, तो हमेशा अगर रेस्ट पे रहेगी और छोटे से जगह पे रहेगी, तो लिक्विड की ये टेंडेंसी है कि वो अपने सरफेस एरिया को, राइट, सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहेगी, हमेशा अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहेगी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स या फिर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहेगी। इसीलिए सरफेस एरिया को मिनिमम रखने के चक्कर में वो क्या होती है, जो छोटी जगह पे जो पानी आप देख सकते हो या फिर लिक्विड देख सकते हो, वो हमेशा स्फेरिकल होती है, क्योंकि फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम जो आपको सबसे छोटी सी सरफेस एरिया मिल सकती है, वो एक स्फेयर ही दे सकती है आपको। कैसे? फॉर एन एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मैं ये टी शर्ट पहना हूं, इसको मैं अगर एक छोटे से जगह पे रखना चाहूं, तो मैं कैसे इसको टी शर्ट को अगर मैं ऐसे फोल्ड करूं, तो ये कुछ इस तरह से फोल्ड होके आती है ना। ये कॉलर आपका रहेगा, ऐसे करके ये टी शर्ट आएगी, ठीक है, इस तरह से आएगी। तो इसका सरफेस एरिया एक स्क्वायर के जितना हो गया। बट मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम, टी शर्ट का वॉल्यूम जितना है वो तो सेम है, राइट। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए लेकिन सरफेस एरिया बहुत छोटा है, तो मैं क्या करूंगा? टी शर्ट को निकाल के ऐसे एक स्फेयर जैसा बना दूंगा, बॉल जैसा, तो वो इतने से सरफेस एरिया में वो पूरा टी शर्ट आ गया। हाँ, भले ही जैसे टी शर्ट को रखा जाता वो उसका आइडियल केस नहीं है, उसकी क्रीज शायद खराब हो सकती है, लेकिन सरफेस एरिया तो कम हो गया। तो इसीलिए कभी भी देखना, ये आप रोज अप्लाई करते होगे, आपने टी शर्ट उठा के सारे को क्या करे, चेयर पे रख देते हैं, राइट। या फिर हमने क्या करे, जो भी आसपास के जो भी जो गंदे कपड़े, उसको हम एक पोटली में बांध के हम रख देते कि इसे धुलवाना है, राइट। क्योंकि अगर आप उसे सजा के रखने जाओगे तो आप काफी आपका स्पेस लेगा, राइट। तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम तो सेम है, बट सरफेस एरिया कम किस में हो रही है? जब आप स्फीयर के शेप में बना के उसे रख रहे हो, ठीक है। इसीलिए लिक्विड टेंड्स टू हैव अ स्फेरिकल शेप, और इसी वजह से लिक्विड ड्रॉप्स जो होती है ना, वो स्फेरिकल शेप्स की होती है, ठीक है। ये तो बात आ गई। अब बात है इसकी टेंडेंसी की। तो टेंडेंसी क्या है लिक्विड्स की, कि लिक्विड की टेंडेंसी ये है कि वो अपने सरफेस एरिया को हमेशा मिनिमम करके रखना चाहेगी, और इसी मिनिमम करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, उसके सरफेस पे एक फोर्स फील कर सकते हैं, राइट। सरफेस पे एक फोर्स फील किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं क्या? सरफेस टेंशन, जो कि बहुत ही लाइक मिनिमम फोर्स होती है। और इसी सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन ये है कि ये इस टाइप के इंसेक्ट्स आप देखते हो, जो कि आपको लगेगा कि ये सरफेस के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर ये चल रही होती है। क्यों? क्योंकि एक वाटर की ये जो टेंडेंसी है सरफेस एरिया को मिनिमम करना, इसकी वजह से एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा क्रिएट हो जाता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब क्या, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन क्या होती है? एक पतली सी लेयर होती है जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। देखो, एक ड्रॉप अगर यहाँ पे देखो कैसे ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा काम किया, जैसे वो ट्रैम्पोलिन होते हैं ना, जिसपे हम चढ़ के जंप करते हैं, राइट, उस तरह के मेम्ब्रेन जैसा इसके सरफेस पे क्रिएट हो रहा है। देख रही हो, एक यू शेप्ड मेम्ब्रेन जैसा, जब भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो यू शेप्ड। आप यहाँ पे पेनिट्रेशन आप नहीं देख पा रहे, है ना, पेनिट्रेशन आपको नहीं दिख रहा है। पेनिट्रेशन की वजह क्या दिख रहा है? एक स्ट्रेच्ड हुआ मेम्ब्रेन जस्ट लाइक अ रबर बैंड, और फिर ये वापस चला गया,
ठीक है, इस इमेज को अगर गौर से देखोगे तो। ठीक है, तो ये था सरफेस टेंशन के बारे में। तो देखो एक बार हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड सरफेस टेंड्स टू ऑक्यूपाई अ मिनिमम सरफेस एरिया एंड हेंस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। और इसे हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन समझ में आ गया। इसका विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह से आप कर सकते हो कि देखो मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करने के चक्कर में ये क्या, इसने क्या किया, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा काम करने लगा, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा काम करने लगा। तो जैसे एक वाटर की ड्रॉपलेट यहां पे गिरती है, ये जस्ट ऐसे एक टाइप से स्ट्रेच हो रही है एंड फिर वापस से अपने पोजीशन पे आ जा रही है। ठीक है, चलो फिर अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन को मेजर कैसे कर सकते हैं? फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि सरफेस टेंशन को कैसे मेजर किया जा सकता है, तो ये सपोज करते हैं कोई लिक्विड सरफेस है, राइट, लिक्विड की सरफेस है, यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन है। तो अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, ये लाइन कैसा है, ये सरफेस के टेंजेंशियल लाइन है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो काम करती है वो इसके परपेंडिकुलर काम करती है दोनों डायरेक्शन में, राइट। ये है सरफेस टेंशन की डायरेक्शन। अगर इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ में मान लेता हूं L है, तो सरफेस टेंशन जो होगी, सरफेस टेंशन दैट इज यहां पे S भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे T भी लिखते हैं। सो दैट इज फोर्स बाय लेंथ। लेंथ किसकी, L किसकी लेंथ है, L इस लाइन की लेंथ है और F जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसे हम कहते हैं क्या, सरफेस टेंशन। तो एक बार पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन को। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ अ लाइन imagine to be drawn tangentially anywhere on the free surface of the liquid at rest। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है कि रेस्ट पे रहना चाहिए लिक्विड, तभी उस पे सरफेस टेंशन का इफेक्ट दिखेगा। ओके, नाउ इट एक्ट्स एट द राइट एंगल्स टू द लाइन ऑन द बोथ साइड एंड along the tangent to the liquid surface। मतलब बोथ साइड तो परपेंडिकुलर काम कर रही है, लेकिन लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियली ये काम करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और लेंथ की होती है मीटर। सो एसआई यूनिट क्या हो जाए, न्यूटन पर मीटर, मतलब सरफेस टेंशन की। और इसे डाइन पर सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं, राइट, दैट इज द सीजीएस यूनिट। डाइन पर सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। तो ये बात होगी सरफेस टेंशन की और उसको मेजर करने की बात की। ठीक है, अब अगर एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा काम कर रहा है, जैसे कि सरफेस टेंशन में क्या क्या कि वाटर की जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा काम करेगी। तो मेम्ब्रेन यानी कि ये, इसे हम, जैसे कि मैं बताया कि एक ट्रैम्पोलिन अगर आप देखो तो ट्रैम्पोलिन कैसा होता है, इस तरह का होता है, स्प्रिंग्स लगे होते हैं यहाँ पे, राइट, स्प्रिंग्स लगे होते हैं, और ये क्या होती है, ये जंप होती है ना, ये नीचे की ओर आती है। तो इसी तरह से, कुछ इसी तरह से सरफेस टेंशन भी एक्ट कर रहा है। तो जब ये नीचे की ओर आके वापस जा रही है, मतलब इसमें कुछ एनर्जी का भी कंसेप्ट है कि इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी है जो, जिससे ये स्ट्रेच हो पा रही है, राइट, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो मतलब कि कुछ तो एनर्जी का कंसेप्ट होना चाहिए, राइट। तो उसको देखते हैं अब, तो जिसे हम कहेंगे क्या, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, तो देखो सरफेस एनर्जी क्या है कि अगर हम कोई वर्क डन कर रहे हैं, जो वर्क डन क्या है, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट हो रहा है, तो दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फिल्म रखी है। फिल्म यानी कि यहाँ पे ये क्या है, एक वाटर की फिल्म या फिर लिक्विड फिल्म है। ठीक है, फिल्म मतलब क्या क्या है, एक पतला सा लेयर ऑफ लिक्विड है। ठीक है, तो दो यहाँ पे मैंने स्टिक रखी है और इसके ऊपर इसके भी परपेंडिकुलर दो पैरेलल रखी है, इसके परपेंडिकुलर एक मैंने क्या लगाए रखा है, एक और स्टिक लगाए रखा है। ठीक है, और इसके बीच में क्या हुआ, एक सोप बबल या फिर किसी भी चीज की एक फिल्म है। तो इसकी सरफेस एरिया ये रही, ठीक है, इसकी सरफेस एरिया ये रही। अब इस पे सरफेस टेंशन कैसे काम कर रहा है, परपेंडिकुलर काम कर रहा है। अगर ये मेरा है तो, राइट, परपेंडिकुलर ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम जान सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इसकी सरफेस एरिया जो है ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूं, मतलब मैं यहां से यहां तक लाना चाहता हूं, ए से लेके बी तक अगर मैं लाना चाहता हूं, तो इसमें क्या वर्क डन होगा।
ठीक है। तो जो भी वर्क डन होगा वो इस सरफेस टेंशन जो है, ये जो सरफेस टेंशन जो लग रही है यहाँ पे, ये वाली सरफेस टेंशन, इसके अगेंस्ट होगा वर्क डन, राइट, इसके अगेंस्ट वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या होती है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होती है वर्क डन। तो अगर इसको मैं मानता हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा एक्स, और ये लेंथ को मैं मान लेता हूं क्या, एल, ठीक है, ये लेंथ को मैं मान लेता हूं एल, और इसे नाम दे देते हैं ए, ओके चलो यहां पे नाम देते हैं ए बी एंड पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू, ठीक है। तो अगर यहां से यहां तक मैं ले आऊं तो मैंने कितना वर्क डन किया, तो दैट वर्क डन विल बी, वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स। अच्छा ये फोर्स क्या है, ये फोर्स क्या है, अगर सरफेस टेंशन के टर्म्स में देखें तो सरफेस टेंशन क्या होती थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है, ये हो गया फोर्स। तो यहाँ पे हम सरफेस टेंशन इनटू लेंथ हम लिख सकते हैं इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि ये तो हमने सिर्फ ऊपर वाला सरफेस कंसीडर किया, बस सरफेस टेंशन तो इसके पीछे भी होगा, राइट। अगर पतली सी फिल्म है, अगर इस हाथ पे नहीं, इस हाथ से दिखाता हूं, देखो अगर ये पतली सी फिल्म है तो यहाँ पे ऊपर भी इसका सरफेस है और नीचे भी इसका सरफेस है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, मतलब इसका भी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो हमें दो कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए हम लिखेंगे क्या, 2s इंटू एल, ठीक है, 2s इंटू एल। तो हमारा वर्क डन जो आएगा वो कैसे आ जाएगा, देखो s इंटू, अगर मैं इसे थोड़ा सजा के लिखूं दैट इज 2l इंटू डेल्टा एक्स, 2l इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, वैसे ही ऊपर का और नीचे का भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हमारा क्या देगा, दैट इज द चेंज इन एरिया ऑन बोथ साइड, राइट। तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं s इंटू डेल्टा ए, s इंटू डेल्टा ए। तो ये क्या हो गया, वर्क डन, ये क्या हो गया, वर्क डन। एंड इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इसी वर्क डन को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज E, दैट इज सरफेस एनर्जी S इंटू डेल्टा ए, दैट इज द इंक्रीज इन एरिया। डेल्टा ए क्या है, इंक्रीज इन एरिया ऑन बोथ दी साइड्स, ओके। तो ये क्या हो गया, सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इस तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन होती है वो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया हम लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि S इक्वल्स टू S इंटू डेल्टा ए है, सो सिंपली S इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, E बाई डेल्टा ए। तो सरफेस टेंशन को हम सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया क्या, सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट, ओके। अब अगर बात करते हैं एक वाटर ड्रॉपलेट की, वाटर ड्रॉपलेट की, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट की जो सरफेस एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दैट इज द सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये डेल्टा ए क्या है, दैट इज द एरिया। तो वाटर ड्रॉपलेट की जो सरफेस एरिया है, अगर एक वाटर ड्रॉपलेट यहां पे मैं बनाऊं, अगर इसे मैं स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं तो इसकी सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यही अगर मैं बात करूं एक वाटर बबल की और एक सोप बबल की, अगर मैं बात करूं एक सोप बबल की और बबल कुछ भी, अब जस्ट लाइक अ बबल अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, सरफेस एनर्जी क्या होगी, दैट इज 2s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, वेयर आर इज द रेडियस। क्यों 2s हो गया, क्योंकि देखो अगर एक ड्रॉपलेट को देखो तो ड्रॉपलेट का सरफेस कौन सा है, उसके बाहर वाला, आउटर वाला, अंदर में तो पानी है, राइट। लेकिन अगर एक सोप बबल की बात करें तो एक बलून जैसा है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक हॉलो स्फीयर जैसा है। तो हॉलो स्फीयर का अंदर का भी एक सरफेस है, बाहर का भी एक सरफेस है, तो दोनों में क्या है,
सरफेस एनर्जी, इसलिए दैट्स व्हाई 2s इंटू 4πr²। समझ में आ रही है बात। अब बात करते हैं एक्सेस प्रेशर की, एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, तो लिक्विड की ये जो प्रॉपर्टी होती है अलग अलग लिक्विड की, वो अपने कर्व्ड सरफेसेस फॉर्म करती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 लिक्विड्स के एग्जांपल ले रखी है। एक में है क्या H2O दैट इज वाटर, और एक में है Hg। Hg एक लिक्विड जैसा ही बिहेव करती है, Hg यानी कि मरकरी। ओके, तो देखो जब भी वाटर को किसी टेस्ट ट्यूब में रखा गया तो हम देख रहे हैं क्या कि उसमें एक लोअर मिनिस्कस फॉर्म होता है, मतलब उसकी जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से दिख रही है, कटोरे जैसा, है ना। सेम अगर मरकरी के केस में देखूं तो वहां पे भी एक उल्टा सा कटोरे जैसा दिख रही है, राइट, जिसे हम कहते हैं क्या कन्वेक्स मिनिस्कस, और इसे हम कहते हैं क्या इसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिनिस्कस, और इसे कहते हैं कनकेव मिनिस्कस। मिनिस्कस क्या है, ये जो कर्व सरफेस है इसे हम मिनिस्कस कह रहे हैं। ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक है, अब देखो इसके ये ऐसा होता क्यों है, इसे हम थोड़ा समझते हैं। देखो बात अगर कि ये लिक्विड पे लिक्विड टू लिक्विड डिपेंड करता है कि किसी में क्या होती है, कनकेव मिनिस्कस फॉर्म होती है, किसी में कन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म कर दिए, डिपेंड्स ऑन देयर लाइक जितना डेंसर लिक्विड होगा उसमें कन्वेक्स मिनिस्कस ही जनरली फॉर्म होता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं ये कर्व सरफेस में सरफेस टेंशन या फिर एक्सेस प्रेशर को कैसे समझेंगे, तो पहली बात तो ये कि एक्सेस प्रेशर होती क्या है, एक्सेस प्रेशर है प्रेशर डिफरेंस ऑन द लिक्विड साइड एंड द वेपर साइड, राइट। मतलब यहां पे कुछ प्रेशर होगी और लिक्विड के अंदर का जो कुछ प्रेशर होगा, इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है उसे हम कहेंगे क्या, एक्सेस प्रेशर। क्या कहेंगे, एक्सेस प्रेशर। ठीक है, बाहर में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, और अंदर में लिक्विड का अपना प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके वजह से कोहेजन फोर्स होता है, फोर्स के वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं, और कोई सा लिक्विड ऐसा भी होता है जिसमें ना तो कन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म होती है ना ही कनकेव मिनिस्कस फॉर्म होती है, तो क्या फॉर्म होती है, तो वो एक प्लेन सरफेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसे हम देखते हैं। तो यहां पे मेरा वो 3 केसेस है, एक क्या है प्लेन सरफेस, एक क्या है कनकेव मिनिस्कस एंड एक है कन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सेस प्रेशर है ना, जो एक्सेस प्रेशर है उसकी डायरेक्शन हमेशा जो रिजल्टेंट सरफेस एरिया है उसके ऑपोजिट होती है। ठीक है, रिजल्टेंट सरफेस एरिया है उसके ऑपोजिट होती है। ठीक है, देखो अगर बात करता हूं कि एक प्लेन सरफेस है तो, और यहां पे O जो है एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस प्लेन सरफेस पे इसकी सरफेस टेंशन कैसे होगी, सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस के टैंजेंशियल होती है, तो ये रही सरफेस टेंशन की डायरेक्शन। ठीक है, ये रही सरफेस टेंशन की डायरेक्शन। तो इसका और इसके वजह से क्या हो रहा है कि एक्सेस प्रेशर आउटसाइड और एक्सेस प्रेशर इनसाइड जो है वो सेम हो जा रहा है क्योंकि प्लेन है ये। ठीक है, तो इस केस में कोई भी मिनिस्कस फॉर्म नहीं हुआ। और जब मिनिस्कस फॉर्म हो रहा है तब क्या हो रहा है, देखो तब हर सरफेस पे जो है सरफेस टेंशन क्या उसके टैंजेंशियल होती है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं सरफेस टेंशन ऐसा है, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो सरफेस टेंशन इस तरह का है, इस पॉइंट पे देखूं तो सरफेस टेंशन कुछ इस तरह का है, राइट, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस है तो सरफेस टेंशन तो टैंजेंशियली ऐसे ऐसे होगी, राइट, हर एक सरफेस पे। तो इसका जो एक रिजल्टेंट सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा। और इसी के ऑपोजिट क्या काम करेगा, इसको रिमूव करता हूं, इसी के ऑपोजिट क्या काम करेगा, एक्सेस प्रेशर। ठीक है, एक्सेस प्रेशर काम करेगा। ओके, सिमिलर केस अगर मैं कन्वेक्स मिनिस्कस की बात करूं तो ये उसकी आ जाती है क्या, टैंजेंशियली, राइट, हर एक सरफेस पे। इस सरफेस पे मैं बात करना चाह रहा हूं सरफेस टेंशन की, क्या हो गई, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, ये इसकी सरफेस टेंशन है। तो वैसे ही इसका जो रिजल्टेंट सरफेस टेंशन होगा वो अंदर की तरफ कुछ इस तरह से होगा। और इसी के ऑपोजिट क्या काम करेगा, इसी के ऑपोजिट काम करेगा एक्सेस प्रेशर। क्या काम करेगा, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल और अ लिक्विड ड्रॉप, ये क्या होती है, देखो एक्सेस प्रेशर हमने समझा है। अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप या फिर सोप बबल, ये इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है
कि एक सोप बबल कैसा है, एक खोखला सा है, मतलब एक सॉलिड हॉलो स्फीयर हम कंसीडर कर सकते हैं। हॉलो स्फीयर इसका मतलब कि इसके अंदर का भी एक सरफेस है, बाहर का भी एक सरफेस है, ठीक है। तो अंदर में भी कुछ प्रेशर है, बाहर में भी कुछ प्रेशर है, तो ऑब्वियसली प्रेशर इनसाइड विल बी ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, प्रेशर इनसाइड विल बी ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड? ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, प्रेशर अगर कम, अंदर की प्रेशर अगर आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा नहीं होगी, तब जिस तरफ ज्यादा प्रेशर होगा, अगर बाहर तरफ ज्यादा प्रेशर है तो ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, मतलब ये सिकुड़ जाएगी पूरी की पूरी, है ना। बट ऐसा होता है क्या बबल में? बबल के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, तभी तो वो एक स्फीयर शेप का फॉर्म करके है। अगर बाहर से प्रेशर ज्यादा होगा तो बबल फूट के बबल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा बबल, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ऑब्वियसली अंदर से जो प्रेशर मिल रही है वो ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसे ही कहते हैं क्या, इसके डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, दिस इज द एक्सेस प्रेशर। और इसे हम लिखते हैं कैसे, 4T/R, और 4S/R भी लिखा जाता है। तो 4S/R लिखो, ये क्या होती है, 4S/R। अच्छा, ये S क्या है, S इज द सरफेस टेंशन, और R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ द बबल, ठीक है, रेडियस ऑफ द बबल। ये क्या हो गया, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। और बात करते हैं अगर लिक्विड ड्रॉप की, तो सिमिलर केस हो रही है लिक्विड ड्रॉप में भी, कि इनसाइड की प्रेशर जो है वो आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा हो रही है, तभी एक ड्रॉप जैसा है। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये ड्रॉप फूट के या फिर ये ड्रॉप गायब हो जाएगा, राइट। प्रेशर जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ तो जाना चाहेगा ना बॉडी, ठीक है। तो यहां पे भी एक्सेस प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर। इस केस में क्या होता है, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, दैट इज 2S/R, सॉरी, ठीक है, 2S/R। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि जेईई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो रिलेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते। 4S क्यों हुआ, 2S क्यों, मतलब जो लिक्विड ड्रॉप है, अगर मैं इसे स्फीयर कंसीडर करूं तो इसकी जो R क्या है, इसकी रेडियस है, अगर मैं स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं लिक्विड ड्रॉप को तो, ठीक है। अब देखो 2S और 4S में वही सेम पिछले वाला कंसेप्ट लग रहा है कि 4S मतलब यहां पे दो फिल्म है, दो सरफेस है, कैसा, एक अंदर का सरफेस और एक बाहर का सरफेस। तो एक सोप बबल को मैं कुछ इस तरह से कंसीडर कर सकता हूं कि अगर ये इसकी फिल्म है, सोप वाली फिल्म है, थिन फिल्म है, तो ये अंदर का प्रेशर है, राइट, अंदर भी इसकी एक सरफेस है और बाहर भी इसकी एक सरफेस, और ये थिन सा फिल्म है, राइट। तो इस केस में दोनों सरफेस कंसीडर करना पड़ता है, इसलिए 2S और 2 इंटू और मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स, सो दैट इज 4S/R। और यहां पे सिर्फ एक ही सरफेस है जो कि एयर के कांटेक्ट में। देखो यही अगर सिंपल सी बात मैं समझाना चाहूं कि सरफेस जब भी हम कंसीडर कर रहे हैं तो कौन सा सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, जो एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो अंदर भी एयर या फिर वैक्यूम है, मतलब खाली जगह है एयर के कांटेक्ट में, और बाहर भी एयर के कांटेक्ट में है, तो इसलिए दो सरफेस यहां पे बबल्स के केस में और लिक्विड ड्रॉप के केस में एक सरफेस। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एक्सेस प्रेशर। पहला पॉइंट क्या है, इफ द बबल इज इनसाइड अ लिक्विड एंड अ सिंगल सरफेस इज फॉर्म्ड, ठीक है। अ बबल इज इनसाइड अ लिक्विड, किसी लिक्विड के अंदर ही एक बबल है, तो यहां पे क्या होगी, एक लिक्विड की प्रेशर है P1 और यहां पे बबल के अंदर की प्रेशर है दैट इज P2, तो ऑब्वियसली P2 विल बी ग्रेटर देन P1। तो इस केस में क्या होगा, P2 माइनस P1, ये क्या हो जाएगा 2T और 2S/R, ठीक है, 2T या फिर 2S/R हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे वो लिक्विड वाला प्रेशर लग रहा है, लिक्विड ड्रॉप के जैसा आप समझ सकते हो, और बाहर से क्या लग रहा है, बाहर से, और अंदर वाला जो यहां का प्रेशर है वो कौन सा लग रहा है, बबल वाला, ठीक है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2S/R, ठीक है। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं इफ 2 बबल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर कनेक्टेड थ्रू अ थिन ट्यूब, मतलब
एक छोटा सा बबल है और एक बड़ा सा बबल है, इसे हम थिन ट्यूब से, हॉलो ट्यूब से कनेक्ट कर दिया गया। तो इस केस में क्या होती है, जो स्मॉलर बबल वाली जो एयर है वो सारी की सारी बिगर वाले में चली जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जो एक तरफ का बबल है वो क्या है, वो श्रिंक हो जाएगा बिल्कुल, और दूसरे तरफ का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की एयर जो है वो इधर चली गई। ओके, नाउ बात करते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल कैन आल्सो बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड कर्व सरफेसेस। ये हमने पिछले वाले केस में ही समझा। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं कि ये है P1 और ये है, ये जो थिन फिल्म है यहाँ पे सपोज करते P' इसकी प्रेशर है और ये इसके अंदर में है P2, ठीक है, इसके अंदर में है P2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। कैसे, एक तो मैं करूंगा अगर P' माइनस P1, ये अगर मैं करूंगा P' माइनस P1 तो मुझे क्या मिलेगा, 2s/r, क्या मिलेगा, 2s/r, ठीक है। और सिमिलर अगर मैं यहां पे करूं, दैट इज P2 माइनस P', P2 माइनस P' अगर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से 2s/r, राइट। और सिंपली अगर मैं एक्सेस प्रेशर, अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, सबट्रैक्ट करता हूं, तो इससे क्या होगा, P' विल कैंसिल आउट, तो सिंपली मुझे मिलेगा क्या, P2 माइनस P1 विल बी 2s/r प्लस 2s/r, दैट इज 4s/r, ठीक है। ठीक से लिख देता हूं मैं, 4s/r, ठीक है। ये क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐड करने से ये माइनस, ये वाला प्लस क्वांटिटी, ये माइनस क्वांटिटी, ये घट गई, ठीक है, सबट्रैक्ट हो गया, कैंसिल आउट, और बचा क्या हमारे पास, P2 माइनस P1। ये P2 माइनस P1 क्या है, यही तो एक्सेस प्रेशर है, राइट। तो सोप बबल का एक्सेस प्रेशर कितना आ गया, 4s/r। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अभी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, देखो जब भी कोई लिक्विड ड्रॉप या फिर कोई लिक्विड किसी सरफेस पे गिरती है तो उस सरफेस, उस लिक्विड का सरफेस टेंशन और इस सरफेस, मतलब जिस सरफेस पे गिरी है उसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और सरफेस टेंशन कैसा होता है, उस लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल। तो अगर मैं समझता हूं कि सपोज ये कोई एक सरफेस है और इस पे मैंने एक ड्रॉप गिराई है, ठीक है, तो ये ड्रॉप कुछ पहले जैसे, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस लिक्विड, ये जो सरफेस है ये क्या है, ऐसा, ठीक है। अब इस कर्व्ड सरफेस वाला ये जो लिक्विड ड्रॉप है तो ऑब्वियसली एक कर्व्ड सरफेस है, तो इसकी सरफेस, अब यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है ना, उसको 3 इंटरफेसेस में हम कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन से इंटरफेस, तो पहला हमारे पास आ रहा है क्या, एक सरफेस लिक्विड एयर इंटरफेस, सरफेस एयर इंटरफेस, दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, सरफेस लिक्विड इंटरफेस, और तीसरा हमारे पास है लिक्विड एयर इंटरफेस, ठीक है। इस तरफ में क्या हो रही है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हम दिखाना चाह रहे हैं। और क्या हमने यहां पे कंसीडर किया कि सरफेस टेंशन की अलग अलग पोजीशंस को या फिर अलग अलग इंटरफेसेस को, ठीक है, ये तो हो सकता है। और एक क्या केस हो सकती है कि एंगल कुछ इस तरह से बना रहे, राइट, तो इस तरफ ये एंगल कौन सा हो जाएगा, दिस इज SLA, राइट, और इस तरफ क्या हो जाएगा, दिस इज SSA, और कोई एक तरफ हम लिख सकते हैं दिस इज SSL, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा, दैट इज SSL, दैट इज लिक्विड एयर इंटरफेस SLA cos थीटा, राइट, cos थीटा वाला कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं, दोनों ही केस में ऐसा होगा। देखो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, SSA सरफेस एयर इंटरफेस विल बी इक्वल्स टू SS एट इक्विलिब्रियम SSL प्लस SLA cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं cos थीटा निकालूं जो कि हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट बताएगा, वो क्या हो जाएगा, SSA माइनस SSL बाई SLA, ठीक है। ये क्या आया हमारे पास, एंगल ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन। अब इसमें से अगर मैं बात करता हूं कि cos थीटा, ठीक है, यहां पे दो केसेस हो सकती है, तो केस 1 और केस 2। अगर इफ
surface tension on the solid liquid interface, surface liquid interface is greater than the surface tension at the surface air interface। तो क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू जो है, cos थीटा अगर ये वाला टर्म ज्यादा हो, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में। नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि एक ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा। ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा। तो ये हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये कौन से केस होगा, और अगर ऐसा केस होता है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे कि वाटर ड्रॉप में था, राइट, वाटर ड्रॉप ऑन अ लिक्विड ऑन अ लीफ पे था, ठीक है। अगर केस ऐसा होता है कि इफ एस ए सरफेस एयर इज ग्रेटर देन एस सरफेस लिक्विड, ठीक है, तो यहां पे सिंगल एस आ रहा है, ठीक है। चलो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ज्यादा, यानी कि cos थीटा जो है वो क्या हो गई, पॉजिटिव, यानी कि 90 डिग्री से थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम हो रही है। 90 डिग्री से कम यानी कि एक्यूट एंगल फॉर्म करेगी। एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है तो वो कुछ ये वाला केस हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, वो फ्लोर को वेट कर देगी या फिर सरफेस को वेट कर देगी। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट से हम ये दो केसेस को इजीली समझ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अगर कनकेव मेनिस्कस कन्वेक्स मेनिस्कस है तो इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम कैसे समझेंगे। देखो, अगर ये कनकेव मेनिस्कस फॉर्म कर रही है तो इसके एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सी होगी, ये कुछ इस तरह से हुआ, राइट, कनकेव मेनिस्कस, तो इसके एंगल ऑफ कांटेक्ट होगी यहाँ पे, राइट, तो ये हो जाएगी इसके एंगल ऑफ कांटेक्ट सरफेस के। ओके, तो यहाँ पे जो भी थीटा है वो क्लियरली दिख रहा है, क्या, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि एक्यूट मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम हुआ मतलब ये क्या हो रहा है, ये वेट करेगा, ऑब्वियसली इस ग्लास को वेट करेगा। ओके, तो हमें पता है H2 है, वाटर है, इस केस में वो ग्लास को, ये क्लीन ग्लास है, ठीक है, इसको वेट कर ही देगा। और इस केस में अगर देखा जाए स्पेशली H2O के केस में क्या होती है, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 डिग्री होती है, ठीक है। वही अगर बात करें Hg यानी कि मरकरी के केस में, इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो रही है, ये वाली एंगल हो रही है, ठीक है। कौन सी एंगल हो रही है, ये वाली एंगल हो रही है, ये वाली पूरी की पूरी। ओके, तो इस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा दैट इज ऑब्वियसली थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और मरकरी के केस में देखा गया है कि थीटा इज अबाउट 137 डिग्री, ठीक है, 137 डिग्री। अच्छा, ये कनकेव मेनिस्कस कन्वेक्स मेनिस्कस के बारे में हम इतना भी कह सकते हैं कि यहाँ का जो एडहेसिव फोर्स है, वो क्या किससे ज्यादा है, वो कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, ठीक है। और यहां का जो एडहेसिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स से कम है, ठीक है। ये तो हमने एक्सेस प्रेशर में भी समझा है। कैपिलरिटी एक नया टॉपिक है, कैपिलरिटी। अब ये कैपिलरिटी क्या होती है कि कभी भी अगर फ्री सरफेस में कोई लिक्विड है, उसके ऊपर अगर मैं एक ट्यूब रखता हूं तो उसमें, उस ट्यूब में जो लिक्विड की लेवल है वो या तो राइज होगी या फिर फॉल होगी विद रिस्पेक्ट टू द फ्री सरफेस। मतलब अगर मैंने एक बीकर में कुछ एक लिक्विड रख रखा है, ठीक है, अब इस पे मैं एक टेस्ट ट्यूब डाल रहा हूं, राइट। टेस्ट ट्यूब क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से ओपन होना चाहिए। देखो, इस तरह का एक ट्यूब, नॉर्मली एक स्ट्रॉ में डाल रहा हूं, जैसे आप स्ट्रॉ लगाते हो, ठीक है। तो क्या होगी, इसकी जो लिक्विड सरफेस से ये जो लिक्विड है या तो ऊपर की ओर जाएगी या फिर नीचे की ओर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के फिनोमिना, राइज एंड फॉल ऑफ द लिक्विड इन अ ट्यूब इज विद रिस्पेक्ट टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरिटी, ठीक है। तो ये ऊपर भी जा सकती है, ये नीचे भी जा सकती है, तो इसे भी समझेंगे कि कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। तो जनरली ये वाला जो केस है जहां पे नीचे गई है, ये वाला जो केस है जहां पे नीचे गई है, और यहाँ पे देखो अब जैसे नीचे जा रही है तो ये एक अपर मेनिस्कस यानी कि कन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म कर रही है। ये केस किसका है, ये है Hg यानी कि मरकरी का केस है, और ये है वाटर का केस H2O का। देखो यहाँ पे कनकेव मेनिस्कस और यहाँ पे कैपिलरी राइज हुआ, हाइट जो है सरफेस से इंक्रीज हुई है, और यहाँ पे जो है वो डेप्थ यानी कि हाइट डिक्रीज हुई है,
राइट, हाइट जो है वो डिक्रीज हुई है, सिंपली हम ये कह सकते हैं। तो अब देखो इसको थोड़ा कैपिलरी राइज के एक्शन को थोड़ा इजीली समझते हैं। ये क्या हो रही है कि सपोज हमने कंसीडर किया है कि जहां पे एक हाइट जो है वो इंक्रीज हुई है एच हाइट से सरफेस के, तो ये एच हाइट कितनी होगी, इसको हम लिखते हैं एच इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय आर रो जी, स्मॉल आर लिख देते हैं। स्मॉल आर रो एंड जी, ये हम लिखते हैं। अब यहां पे 2t क्या है, t इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। और यहां पे cos थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। देखो तो ये रहा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इस डायरेक्शन में, राइट। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाया, एंगल कितना, थीटा सरफेस के साथ, ठीक है। अब देखो स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब की जो रेडियस है स्मॉल आर, उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, रो इज द डेंसिटी, और जी लिखने की जरूरत नहीं है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो रो इज द डेंसिटी हमें पता है। ओके, अब देखो एक है कि ये जो मिनिस्कस, ये जो कर्व सरफेस एरिया फॉर्म हो रहा है, तो इसकी भी कोई रेडियस होगी। अगर ये कर्व सरफेस एरिया है, इसकी भी रेडियस क्या होगी, कोई सपोज करते हैं कि ये रेडियस है कैपिटल आर, और ये है लिक्विड की रेडियस आर, तो ये है सरफेस, यानी कि जो कर्व सरफेस फॉर्म हो रहा है यहां पे, उसकी रेडियस, और ये है किसकी रेडियस, दिस इज ट्यूब की रेडियस, ठीक है, ट्यूब की रेडियस। तो और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये वाला, इसको हम कह रहे हैं क्या, थीटा, दैट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। ओके, अब देखो कि अगर ये थीटा एंगल है तो आर को मैं कैसे लिख सकता हूं, कैपिटल आर इक्वल्स टू आर बाई कॉस थीटा में लिख सकता हूं, ठीक है, आर बाई कॉस थीटा में लिख सकता हूं। ओके, तो लिक्विड के कभी कभी क्या रहेगा, अगर सिंपली आपको दिया रहे कि ये जो कर्व सरफेस है इसकी रेडियस अगर आपको पता हो और आपको ट्यूब की रेडियस निकालनी है, तो आप इस तरह से निकाल के फॉर्मूला में पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज, हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज। अब एक दो इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं, जैसे कि पहला अगर मैं देखूं कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है थीटा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो h है दैट इज 2t cos थीटा बाय आर रो जी। तो ये cos थीटा वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि h जो होगी वो नेगेटिव में आएगी। h नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, ये हाइट राइज नहीं करेगा, फॉल करेगा, दैट इज डिसेंड इन द हाइट वी कैन ऑब्जर्व। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर एक कैपिलरी रखी गई है तो हाइट जो है वो सरफेस के रिस्पेक्ट में ये हाइट क्या है, घटेगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिसेंट इन द राइज। अगर केस में देख रहा हूं कि अगर ऐसा हो कि राइज जो है, कैपिलरी राइज हो रही है, ठीक है, राइज हो रही है, लेकिन वो ट्यूब के लेंथ के बराबर जितनी हो गई, मतलब ये जो राइज, इफ राइज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है लेंथ ऑफ द ट्यूब के बराबर होगा, तो क्या केस होगा, तो आपको लग रहा होगा, मतलब ऐसे अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाए तो हमें क्या लगता है कि अगर ये और नीचे की ओर जाए और ये लिक्विड राइज है जो ऊपर की ओर जा रहा है, अगर इसके बराबर हो जाएगा, इसके बाद भी अगर राइज हो तो कितना राइज होगा, क्या वो
ओवरफ्लो करने लगेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि राइज जैसे अगर इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाती है तो धीरे धीरे आप जितना भी उसको नीचे की ओर दबाओ, ये मतलब इस ट्यूब को जितना भी नीचे की ओर ले जाओ, ये ओवरफ्लो नहीं करेगा, बट इसका जो मेनिस्कस फॉर्म हुआ है, ऐसा मेनिस्कस जो फॉर्म है वो धीरे धीरे फ्लैट होता जाएगा। मोर एंड मोर जितना फ्लैट होता जाएगा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होते जाएगी फ्लैट होता जाएगा, बट इट विल नॉट ओवरफ्लो, नॉट ओवरफ्लो। ठीक है, इट विल नॉट ओवरफ्लो। अब ये तो हो गया कि अगर परपेंडिकुलरली हम डाल रहे हैं कैपिलरी को, अगर मैं कैपिलरी ट्यूब को मैं अगर किसी एंगल में डालूं वर्टिकल के साथ, ये एंगल बना के, सपोज मैंने फाई एंगल बना के डाला है ट्यूब को, तो क्या हाइट राइज नहीं होगी? होगी। तो उस केस में जो हाइट राइज होगी दैट इज एच डैश, वो होगी जो ओरिजिनल, अगर परपेंडिकुलर हाइट, अगर हाइट राइज होती, मतलब अगर परपेंडिकुलर डालते तो जितनी हाइट इंक्रीज होती उसके एच बाई कॉस फाई टर्म्स में हाइट दिखेगी। आज मतलब एच डैश कितना हो जाएगा, यहां पे हो रहा है सपोज एच डैश, यहां पे हो रहा है एच, तो एच डैश इक्वल्स टू एच बाई कॉस फाई, ये हो सकती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इसको हम लिखते हैं एच इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा बाई आर रो जी। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2t बाई कैपिटल आर रो जी। कैपिटल आर क्या है? ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस मिनिस्कस फॉर्म कर रहा है, इसका पूरा का रेडियस, मतलब ये जो कर्व सरफेस है इसकी रेडियस है। तो यहां से मैं देख सकता हूं एच और रो जो है वो एक फाइनाइट कांस्टेंट है। क्या है? फाइनाइट कांस्टेंट। ठीक है, तो एच रो किसके बराबर हो रहा है? 2 इंटू टी बाई आर इंटू जी। ठीक है, तो टी क्या है? सरफेस टेंशन कांस्टेंट। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कर्वेचर, राइट, ये भी कांस्टेंट है और जी तो कांस्टेंट है। तो ये जो एच रो है ये क्या है? एक फाइनाइट कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, समझिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी अबाउट कैपिलरी राइज। वैसे तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते वो ये वाले जो इक्वेशन हमने लिया है इसी के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आधा सवाल कभी पूछा गया है कि अगर मैं उसे एंगल पे, किसी एक एंगल वर्टिकल के साथ बना के एक कैपिलरी को इंसर्ट करता हूं तो क्या हाइट राइज होगी? ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि हाइड्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम हाइड्रोडायनेमिक्स को समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।